ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 1231 रक्तरेखा जागृति भाग 2। आपने वीरमारी जाति के रक्त का एक छोटा सा हिस्सा सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया है। आपकी कयामत लाने वाली रक्तरेखा पूरी तरह से जागृत हो रही है। वर्तमान जागृति स्तर 0.001%। ये इवान ने अपने सामने 3 नई सूचनाओं को देखा। स्तब्ध। वीरमारी जाति का रक्त, पूर्ण रक्तरेखा जागृति। उसने बड़बड़ाते हुए सीढ़ियों की पहली सीढ़ी पर नजर डाली जिसने पहले लाल किरणें फेंकी थीं। उसने देखा कि उसका पिछला रक्त लाल रंग पूरी तरह से गायब हो गया था, जो पॉलिश किए गए संगमरमर की तरह सादा सफेद हो गया था। सीढ़ी से निकलने वाली खून की तेज गंध भी चली गई थी, जैसे कि उसमें से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। अचानक इवान को एक अधिसूचना याद आई जो उसे तब मिली थी जब उसे तीसरे रैंक पर पदोन्नत किया गया था। इसमें उसे बताया गया था कि उसकी रक्तरेखा पूरी तरह से जागृत नहीं हो सकती क्योंकि उसने सभी शर्तों को पूरा नहीं किया था। अध्याय 1140। क्या ये हो सकता है कि मेरे वंश को पूरी तरह से जगाने के लिए मुझे जो शर्त पूरी करनी है वह इस पर्वत की चोटी पर पहुंचना है? उसने बुदबुदाया। उसके चेहरे पर एक शिकन थी क्योंकि उसने फिर से पहली सूचना को देखा। आपने सफलतापूर्वक वीरमारी जाति के रक्त का एक छोटा सा हिस्सा अवशोषित कर लिया है। उसने कुछ क्षणों के लिए सोचा। विभिन्न संभावनाएं मन में आ रही थीं। शायद शर्त पर्वत की चोटी पर पहुंचने की नहीं है, बल्कि शिखर तक ले जाने वाली इन हजारों सीढ़ियों में समाये हुए रक्त से संबंधित कुछ है। इवान ने खुद से बड़बड़ाया और अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए उसने अपना पैर उठाया और तीसरी सीढ़ी पर चला गया। पहले की तरह जैसे ही उसका पैर सीढ़ी पर लगा, एक आत्मा का टुकड़ा पिछले 2 से भी अधिक शक्तिशाली उस पर हमला किया, उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके इवान ने बिना किसी परेशानी के इसे नष्ट कर दिया। बाद में उसने पीछे देखा और पाया कि दूसरी सीढ़ी अब चमक रही थी। अचानक स्विश, एक रक्त लाल प्रकाश निकला दूसरे कदम पर, ठीक वैसे ही जैसे पहले कदम पर था, और उसके शरीर में समा गया। जिस क्षण रक्त लाल प्रकाश उसके शरीर के अंदर समाया, इवान ने महसूस किया कि उसका रक्त उत्साह में दहाड़ रहा है, मानो किसी भूखे जानवर को हजारों वर्षों के बाद आखिरकार दावत मिली हो और उसने पागलपन से उसके शरीर में प्रवेश करने वाली सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। आपने निग्राथिस रेस के रक्त का एक छोटा सा हिस्सा सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया है। आपके विनाशक वंश का वर्तमान जागृति स्तर 0.002%। निग्राथिस रेस। इवान तब हैरान रह गया जब उसने नया नाम देखा क्योंकि उसने मान लिया था कि सीढ़ियों पर लगा खून एक ही है। अचानक उसके दिमाग में एक अजीब संभावना आई और उसने चौंककर हजारों सीढ़ियों को देखा। क्या ऐसा हो सकता है? इनमें से हर सीढ़ी पर अलग अलग प्रजाति का खून लगा है। पहली सीढ़ी वीरमारी जाति के खून से लथपथ थी, दूसरी सीढ़ी पर निग्राथिस जाति का खून लगा था। क्या इसका मतलब यह है कि तीसरी सीढ़ी पर किसी और प्रजाति का खून लगा होगा, और इसी तरह आगे भी? इवान ये सोचकर वाकई चौंक गया। वह पहाड़ की चोटी भी नहीं देख पा रहा था, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि वहां कितनी सीढ़ियां हैं, लेकिन अगर उसे अंदाजा लगाना होता तो वह कहता कि कम से कम 50,000 सीढ़ियां होंगी, शायद उससे भी ज्यादा। हर सीढ़ी पर अलग अलग नस्ल का खून लगा होने के विचार से ही उसका दिमाग घूम गया। पहले उसने सोचा था कि खून की कालकोठरी के हर हिस्से पर लगा खून असली नहीं है, बस एक पर्यावरणीय विशेषता है। लेकिन सीढ़ियों की प्रकृति को समझने के बाद उसे अब यकीन नहीं रहा। अगर मैं जो सोच रहा हूं वह सच है, तो इस जगह पर ऐसी कौन सी आपदा आई है कि इसका हर इंच खून से भर गया है? उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। और इन सभी जातियों के खून और मेरी रक्तरेखा के बीच क्या संबंध है? मुझे अपनी रक्तरेखा को पूरी तरह से जगाने के लिए उनके खून के कुछ हिस्सों को अवशोषित करने की आवश्यकता क्यों है? इवान पूरी तरह से हैरान था। वह काली आकृति का पता लगाने और मूल रून सार के शेष 3 टुकड़ों को खोजने के लिए रक्त कालकोठरी में प्रवेश किया था, लेकिन उसकी रक्तरेखा के बारे में अचानक रहस्योद्घाटन ने उसे चौंका दिया, जिससे वह अपने अगले कदम के बारे में अनिश्चित हो गया। ये बेतुका है। क्या मुझे अपनी वंशावली को पूरी तरह से जगाने के लिए वास्तव में हजारों सीढ़ियां चढ़ने और हजारों जातियों के खून को सोखने की जरूरत है? उसने सीढ़ियों की ओर देखते हुए बुदबुदाया। अपनी वंशावली के जागरण के स्तर को धीरे धीरे बढ़ाने के अलावा इवान ने यह भी देखा कि जैसे जैसे उसका खून सीढ़ियों से ऊर्जा को सोख रहा था, मानसिक हमलों के प्रति उसका प्रतिरोध थोड़ा बेहतर हो रहा था। हालांकि सुधार बहुत कम था, फिर भी अगर वह चढ़ना जारी रखने का फैसला करता तो यह उसे आगे बढ़ने में मदद कर सकता था। मुझे क्या करना चाहिए? इवान ने अपने चेहरे पर एक निराश भाव के साथ बुदबुदाया। वह अपनी वंशावली को पूरी तरह से जगाना चाहता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह एक के बाद एक हजारों आत्मा के टुकड़ों के हमलों का सामना कर सकता है। अगर मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया और कुछ गलत हो गया? उसने ध्यान से सोचा और कुछ हिचकिचाहट के बाद आखिरकार इसे आजमाने का फैसला किया।
अगर मुझे लगता है कि मैं इसे संभाल नहीं सकता तो मैं पीछे हट जाऊंगा, उसने बुदबुदाया और एक कदम आगे बढ़ाया, चौथी सीढ़ी पर आगे बढ़ गया। पहले की तरह एक आत्मा के टुकड़े ने उस पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन उसने आसानी से उसे रोक दिया। आपने स्लेड्रेन रेस के रक्त का एक छोटा सा हिस्सा सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया है। आपके डूम ब्रिंगर ब्लडलाइन का वर्तमान जागृति स्तर 0.005%। एक और नई रेस। इवान की आंखें अधिसूचना पढ़ते ही चमक उठी, अब उसे अपने पिछले अनुमान पर यकीन हो गया था। बिना रुके वह आगे बढ़ता रहा। आपने माइंडोर रेस के रक्त का एक छोटा सा हिस्सा सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया है। आपने डेलरेन रेस के रक्त का एक छोटा सा हिस्सा सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया है। आपने उल्जारी रेस के रक्त का एक छोटा सा हिस्सा सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया है। आपने को सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया है। आपने को सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया है। एक के बाद एक इवान की आंखों के सामने अधिसूचनाएं चमक उठीं और उसका ब्लडलाइन जागृति स्तर बढ़ गया। अपनी मजबूत आध्यात्मिक शक्ति की बदौलत वह 1 घंटे से भी कम समय में 900 से ज्यादा कदम पार करने में कामयाब रहा और 1000 कदम के निशान के करीब पहुंच रहा था। आपने ट्रेलर रेस के रक्त का एक छोटा सा हिस्सा सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया है। आपके डूम ब्रिंगर ब्लडलाइन का वर्तमान जागृति स्तर 4.98%। इवान ने 999 कदम तक पहुंचने के बाद दिखाई देने वाली अधिसूचना को देखा और एक गहरी सांस ली। 1000वें कदम से बस एक कदम दूर। मुझे यह अगला कदम उठाने के बाद 5% अंक तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए, इवान ने खुद से कहा, और अंत में अपना पैर उठाया, 1000वें कदम पर कदम रखा। अध्याय 1232 रक्त आत्मसात। जिस क्षण इवान ने 1000वीं सीढ़ी पर कदम रखा, मानसिक हमले के बल पर उसका दिमाग कांप उठा और वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया, लगभग अपना संतुलन खो बैठा और सीढ़ियों से नीचे गिर गया। अरे, यह मानसिक हमला 999वीं सीढ़ी पर कदम रखने के बाद मेरे सामने आए हमले से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, उसने दांत पीसते हुए कहा, आत्मा के टुकड़े के आक्रामक दबाव से बचने के लिए संघर्ष करते हुए। इस आत्मा के टुकड़े की ताकत बहुत ज्यादा थी और उसे इस पर काबू पाने में लगभग 10 मिनट लग गए। इस प्रक्रिया में उसकी लगभग सारी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो गई। ये सिर्फ 1000वीं सीढ़ी थी। मैं और हजारों को कैसे पार करूंगा? इवान ने खुद को स्थिर करने के लिए गहरी सांस लेते हुए बुदबुदाया। उसने पीछे देखा और देखा कि 999वीं सीढ़ी अब रक्त लाल रोशनी से चमक रही थी। स्विश! लाल रोशनी की एक किरण अचानक चमकती हुई सीढ़ी से निकली, जो उसके शरीर में घुस गई। जिस क्षण किरण उसके शरीर में प्रवेश करती है, गड़गड़ाहट। इवान का खून उबलने लगता है, पिघले हुए लावा की तरह उसके भीतर उबलने लगता है। आपने एजिस्फेरिक्स रेस के खून का एक छोटा सा हिस्सा सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया है। आपके डूम ब्रिंगर ब्लडलाइन का वर्तमान जागृति स्तर 5.00%। बूम! इवान की नसों में शक्ति का एक विस्फोट हुआ, क्योंकि उसका खून बदलने लगा। उसी समय जिस 1000वीं सीढ़ी पर वह खड़ा था, वह एक असामान्य दूधिया सफेद रोशनी से चमकने लगी। चमक इतनी तीव्र थी कि इसने सीढ़ी के रक्त लाल रंग को पूरी तरह से ढक दिया, यहाँ तक कि उससे चिपकी हुई हल्की खूनी गंध को भी बेअसर कर दिया। इवान ने आश्चर्य से चमकती हुई सफेद रोशनी को देखा, उससे एक अप्रत्याशित सुखदायक ऊर्जा निकलती हुई महसूस की, मानो वह उसकी आत्मा को पोषण देने में सक्षम हो। धीरे धीरे दूधिया सफेद रोशनी उसके पैरों से होते हुए उसके शरीर में घुस गई और वह आध्यात्मिक ऊर्जा जिसका इस्तेमाल उसने हमलों से बचने और 1000 सीढ़ियां चढ़ने के लिए किया था, अविश्वसनीय दर से फिर से भरने लगी। सिर्फ 5 सेकंड के भीतर उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से बहाल हो गई। लेकिन दूधिया सफेद रोशनी अभी खत्म नहीं हुई थी और यह उसकी आत्मा को पोषित करती रही, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को उच्च स्तर तक परिष्कृत करती रही। हालांकि इसने उसकी समग्र आध्यात्मिक शक्ति को नहीं बढ़ाया, लेकिन शोधन प्रक्रिया ने उसे संघनित और शुद्ध किया, जिससे उसके आध्यात्मिक हमलों की शक्ति में वृद्धि हुई और शक्तिशाली आत्मा हमलों के खिलाफ उसकी सुरक्षा मजबूत हुई। ऐसा लगता है कि इन सीढ़ियों को बनाने वाला व्यक्ति उतना मूर्ख नहीं है जितना मैंने सोचा था। इवान ने राहत की सांस लेते हुए खुद से कहा। 1000वीं सीढ़ी पर पहुंचने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति अपनी सीमा के करीब पहुंच गई है और उसे संदेह था कि वह आगे बढ़ सकता है। लेकिन दूधिया सफेद रोशनी के सुखदायक पोषण के साथ वह और भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करने के लिए तैयार महसूस कर रहा था। आपके डूम ब्रिंगर ब्लडलाइन का जागृति स्तर 5% तक पहुंच गया है। आपका डूम ब्रिंगर ब्लडलाइन सफलतापूर्वक तीसरे चरण में विकसित हो गया है। आपने अपने ब्लडलाइन कौशल को जागृत कर लिया है। रक्त आत्मसात। आपके रक्त में 999 रक्तरेखाओं के निशान पाए गए। एक बार जब आप 10,000 प्रकार की रक्तरेखाओं को अवशोषित कर लेते हैं, तो आप रक्त आत्मसात के पहले स्तर को आरंभ करने में सक्षम हो जाएंगे। इवान ने अपने सामने दिखाई देने वाली सूचनाओं को पढ़ा, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। नई जानकारी को ग्रहण करने के बाद उसके चेहरे पर हल्की सी शिकन आ गई। मेरे ब्लडलाइन का तीसरा चरण। मेरे ब्लडलाइन में कितने चरण हैं?
उसने बड़बड़ाते हुए कहा, ये याद करते हुए कि कैसे उसने रैंक 6 गोल्डन ड्रैगन के रक्त को अवशोषित करने के बाद प्राचीन के मकबरे के भीतर अपने ब्लडलाइन के दूसरे चरण को जागृत किया था। उस मुठभेड़ ने उसे जीवन चुराने की क्षमता भी प्रदान की थी, जो उसके सबसे शक्तिशाली कौशलों में से एक है। 999 रक्त रेखाओं के ये निशान उन 999 रक्त रेखाओं के अंशों को दर्शाते हैं जिन्हें मैंने सीढ़ियां चढ़ते समय अवशोषित किया था। उसने खुद से कहा, उसकी नज़र सोच समझकर नोटिफिकेशन पर जा रही थी। अंत में उसकी नज़र संदेश के दूसरे हिस्से पर टिक गई। रक्त आत्मसात के पहले स्तर को आरंभ करने के लिए 10,000 रक्त रेखाओं को अवशोषित करें। इवान ने अपनी नई जागृत रक्त रेखा क्षमता के विवरण की जांच करने की कोशिश की, लेकिन इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं थी। उसकी स्थिति विंडो पर यह केवल ये बताता था कि उसे रक्त आत्मसात करने की क्षमता को सक्रिय करने के लिए 10,000 रक्त रेखाओं को अवशोषित करने की आवश्यकता है ताकि उसका पहला स्तर आरंभ हो सके। दूसरे चरण में मैंने जो जीवन चुराने की क्षमता अनलॉक की है, वह पहले से ही एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली कौशल है। चूंकि रक्त आत्मसात तीसरे चरण में जागृत हुआ है, इसलिए यह और भी अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। इवान ने सोचा, उसकी आंखों में प्रत्याशा की चमक चमक रही थी। लेकिन क्या मैं वास्तव में सभी 10,000 सीढ़ियां चढ़ सकता हूं और आत्मसात करने के पहले स्तर को आरंभ कर सकता हूं? उसने सोचा। उसके सामने पड़ी सीढ़ियों के अंतहीन विस्तार को घूरते हुए उसकी निगाहें अनिश्चितता से काली पड़ गईं। लेकिन जल्द ही उसने खुद को शांत किया और अपना सिर हिलाया। चलो पहले इसे आजमाते हैं। अगर यह काम नहीं करता है तो मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मध्य स्तर रैंक 4 के शिखर तक बढ़ा सकता हूं और इसे फिर से आजमा सकता हूं। उसने बुदबुदाया, ये देखते हुए कि पौष्टिक दूध या सफ़ेद रोशनी आखिरकार खत्म हो गई थी। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपना पैर उठाया और अगले कदम पर कदम रखा। इवान को लगा जैसे किसी हथौड़े ने उसके दिमाग पर वार किया हो, जिससे वह अंदर तक हिल गया हो। भाड़ में जाओ, उसने अपने दांत पीसते हुए शाप दिया, क्योंकि वह आत्मा के टुकड़े के आक्रमण का विरोध कर रहा था। पूरे 1 मिनट के संघर्ष के बाद वह आखिरकार इसे नष्ट करने में कामयाब रहा। झूठे पूर्वज शीर्षक के प्रभाव के साथ भी, जो सभी आध्यात्मिक हमलों को 20% तक कम करता है, इन सीढ़ियों पर चढ़ना अभी भी बहुत मुश्किल है। इस शीर्षक के बिना मैं शायद पहले 1000 कदम भी नहीं चढ़ पाता। झूठा पूर्वज एक शीर्षक उन लोगों को दिया जाता है जो पूरे मूल ब्रह्मांड में अपनी तरह के एक हैं और एक नए पूर्वज बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। झूठे प्रोजेनिटर शीर्षक का प्रभाव आपकी बुद्धिमत्ता के आंकड़े को 10% तक बढ़ाता है और एक निष्क्रिय माइंड शील्ड क्षमता प्रदान करता है जो आपके विरुद्ध लक्षित किसी भी आध्यात्मिक प्रकार के कौशल के प्रभाव को 20% तक कम करता है। झूठे प्रोजेनिटर शीर्षक को आपकी जाति और मूल ब्रह्मांड के बीच समन्वय दर को 100% तक बढ़ाकर सच्चे प्रोजेनिटर शीर्षक में विकसित किया जा सकता है। जैसे ही इवान ने बात की, पिछले चरण से एक लाल किरण निकली और उसके शरीर में समा गई। आपने वैम्पायर जाति के रक्त का एक छोटा सा हिस्सा सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया है। आपके डूम ब्रिंगर ब्लडलाइन का वर्तमान जागृति स्तर 5.08%। इवान ने अपनी चढ़ाई फिर से शुरू करने से पहले अपने दिमाग को स्थिर करते हुए कुछ सेकंड तक प्रतीक्षा की। 3 घंटे बाद वह अतिरिक्त 200 सीढ़ियां चढ़ने में सफल रहा, लेकिन प्रत्येक चरण के साथ उसकी प्रगति धीमी और अधिक कठिन होती जा रही थी। आपने मालरिकेन जाति के रक्त का एक छोटा सा हिस्सा सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया है। आपके विनाशक वंश का वर्तमान जागृति स्तर 6.98%। यह मुश्किल है, इवान ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसने सीढ़ियों के अंतहीन खिंचाव को देखा जो अभी भी उसके सामने था और पहली बार पीछे हटने का विचार उसके दिमाग में आया। जैसे ही वह वापस मुड़ने के बारे में सोच रहा था, यह मुश्किल है क्योंकि आप गलत तरीके से चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक उसके पीछे से एक आवाज़ आई। अध्याय 1233 रक्त आत्मसात का पहला स्तर भाग 1। यह मुश्किल है क्योंकि आप सीढ़ियों पर गलत तरीके से चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इवान चौंक गया जब अचानक उसके पीछे से एक आवाज़ आई और उसने तुरंत पलट कर देखा। हालांकि पीछे देखने पर उसने केवल खाली सीढ़ियां देखीं। वहां कोई और नहीं था। उसने अपने आध्यात्मिक इंद्रियों को आसपास के क्षेत्र को स्कैन करने के लिए भी बढ़ाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। कौन? उसने चिल्लाया। उसकी आंखें सतर्क भाव से क्षेत्र को स्कैन कर रही थीं। एक बार जब आप शीर्ष पर पहुंच जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। अभी के लिए आपको केवल ये समझने की जरूरत है कि रक्त वंशानुक्रम की सीढ़ियों पर चढ़ने का आपका तरीका दोषपूर्ण है। वही आवाज़ गूंजी जो हर दिशा से आती हुई प्रतीत हो रही थी, जिससे इवान के लिए वक्ता का स्थान निर्धारित करना असंभव हो गया। रक्त वंशानुक्रम की सीढ़ियां, और मुझे शीर्ष पर पहुंचने की जरूरत है। इवान ने शब्दों पर भौहें से कुढ़ी एक अजीब सा परिचय महसूस किया। किसी कारण से उसे लगा कि उसने यह आवाज़ पहले भी सुनी है। एक सेकंड रुको, क्या यह आवाज़ उस काली आकृति की आवाज़ जैसी नहीं है जिसे मैंने अपने सपने में देखा था जब मैं प्राचीन की कब्र में था? उसने सोचा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं।
उसके दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई, लेकिन उसने जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया। यह उससे भिड़ने का समय नहीं है। अगर मैं कुछ ऐसा करता हूं जो उसे पसंद नहीं है, तो वह इन हजारों सीढ़ियों को नियंत्रित कर सकता है और मुझ पर एक शक्तिशाली हमला कर सकता है। इवान ने आवाज की पहचान पर सवाल उठाने से बचने का फैसला किया, क्योंकि उसे इसमें शामिल जोखिम का एहसास था। हालांकि वह काली आकृति का सामना करने और सभी उत्तर पाने के लिए उत्सुक था, लेकिन वह जानता था कि यह सही जगह नहीं है। अगर काली आकृति किसी तरह सीढ़ियों को नियंत्रित कर सकती है और एक साथ कई आत्मा के टुकड़ों को छोड़ सकती है, तो वह गंभीर खतरे में पड़ जाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं सीढ़ियों पर गलत तरीके से चढ़ रहा हूं? क्या तुम समझा सकते हो? उसने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद पूछा। रक्तवंश विरासत की सीढ़ियां न केवल आपके रक्तवंश को जगाने का अवसर हैं, बल्कि आपकी आत्मा को शांत करने के लिए एक दुर्लभ खजाना भी है, काली आकृति की आवाज ने उत्तर दिया। दूसरों को तो पहले 1000 कदम भी चढ़ने में संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन जब तुम चढ़ते हो तो तुम्हारे पास एक सहज लाभ होता है। तुम संघर्ष कर रहे हो क्योंकि तुम उस लाभ का उपयोग नहीं कर रहे हो। सहज लाभ? इवान की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। तुम्हारा क्या मतलब है? ये कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें खुद ही खोजना होगा, काली आकृति ने कहा, और इसके साथ ही उसकी उपस्थिति पूरी तरह से गायब हो गई। जब इवान ने देखा कि काली आकृति की उपस्थिति पूरी तरह से गायब हो गई है, तो वह भौंचक्का रह गया और गहरी सोच में पड़ गया। उसने अभी जो शब्द सुने थे उन्हें समझने की कोशिश कर रहा था। ये सीढ़ियां न केवल रक्तवंश को जगाने के लिए हैं, बल्कि आत्मा को शांत करने के लिए भी एक दुर्लभ खजाना है। उसे काली आकृति द्वारा कहे गए शब्द याद आ गए और अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। आत्मा को शांत करना। उसने अपने माथे पर थपकी दी और अपना सिर हिलाया। अरे, मैं इतना महत्वपूर्ण विवरण कैसे भूल सकता हूँ? उसने शाप दिया, जल्दी से अगले कदम पर ध्यान केंद्रित किया। मैं पूरी तरह से अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर भरोसा करके इन सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जो अविश्वसनीय रूप से कठिन है। मैं जितना ऊपर जाता हूँ, आत्मा के टुकड़े के हमले उतने ही तीव्र होते जाते हैं। अचानक इवान के शरीर के भीतर प्राइमोडियल मोनार्क कोर चमकने लगा और उसमें से थोड़ी मात्रा में प्राइमोडियल शैडो एनर्जी रिसने लगी, जो उसकी पूरी आत्मा को घेर लेती है। प्राइमोडियल शैडो एनर्जी के भीतर की ऊर्जाओं में से एक आत्मा की वैचारिक ऊर्जा है। हालांकि मुझे अभी तक आत्मा के बारे में कोई समझ नहीं है कि मैं इस ऊर्जा को छाया ऊर्जा से अलग कर सकूं और इसे स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकूं, फिर भी मैं इसका उपयोग अपनी आत्मा को आत्मा के टुकड़े के हमलों से बचाने के लिए कर सकता हूं। आमतौर पर कोर रिवॉल्वर्स द्वारा लॉन्च किए गए आत्मा के हमलों के खिलाफ प्राइमोडियल शैडो एनर्जी द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा सीमित थी और इवान की आत्मा की वैचारिक ऊर्जा के बारे में समझ की कमी को देखते हुए उतनी शक्तिशाली नहीं होगी। हालांकि ब्लडलाइन इनहेरिटेंस टेप से आत्मा के हमले अलग थे। इवान के अनुमान के अनुसार जब वह रक्तरेखा के एक हिस्से को अवशोषित करता था, तो उस पर हमला करने वाला प्रत्येक आत्मा खंड मूल रक्तरेखा के मालिक का अवशेष था, जो किसी तरह मृत्यु के बाद सीढ़ियों के भीतर बंद हो गया था। ये आत्मा खंड हमले वास्तव में शक्तिशाली थे, लेकिन उनमें पर्याप्त ऊर्जा की कमी थी। यदि वह आत्मा खंड से प्रारंभिक हमले का सामना कर सकता था, तो वह अपनी उच्च आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके इसे नष्ट कर सकता था। उसे जो कठिनाई का सामना करना पड़ा, वह हर बार जब वह एक नए स्तर पर कदम रखता था, तो आत्मा खंड के प्रारंभिक शक्तिशाली प्रहार का सामना करने में असमर्थता से उपजी थी। पहला हमला हमेशा उसकी आत्मा को अचेत कर देता था, जिससे आत्मा खंड को लाभ मिलता था और उसे ठीक होने और उसका मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन आदिम छाया ऊर्जा के साथ वह अपनी आत्मा को ढाल सकता था और प्रारंभिक प्रभाव को अधिक प्रभावी ढंग से झेल सकता था। अन्य पर्वतारोही अपनी आत्माओं को सामान्य वैचारिक ऊर्जाओं से ढालने में सक्षम नहीं होंगे। हालांकि आदिम छाया ऊर्जा आत्मा की वैचारिक ऊर्जा के साथ मिश्रित होकर उसकी आत्मा की रक्षा करने के लिए पर्याप्त स्तर की सुरक्षा प्रदान करती थी। केवल इतना ही नहीं, बल्कि काली आकृति के अनुसार ये स्थान आत्मा को शांत करने के लिए एक खजाना है। इसके साथ मैं अंततः आत्मा की वैचारिक ऊर्जा के एक हिस्से को समझने में सक्षम हो सकता हूँ, इवान ने खुद से कहा, और यह पुष्टि करने के बाद कि उसकी आत्मा पूरी तरह से आदिम छाया ऊर्जा में लिपटी हुई थी, उसने अगला कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसका पैर सीढ़ी पर पड़ा, एक शक्तिशाली आत्मा के टुकड़े ने उसकी आत्मा पर प्रहार किया। उसकी आत्मा को घेरने वाली आदिम छाया ऊर्जा संघर्ष में नष्ट हो गई, लेकिन इसने आत्मा के टुकड़े के हमले को एक प्रबंधनीय स्तर तक सफलतापूर्वक कमजोर कर दिया था, और अवशिष्ट बल अब उसे नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। जब इवान ने ये देखा तो उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं और उसने जल्दी से अपनी भारी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके आत्मा के टुकड़े को नष्ट कर दिया, इससे पहले कि वह दूसरा हमला कर सके। अरे, ये तरकीब वाकई काम कर गई। मैं इसे पहले इस्तेमाल न करने और उन दर्दनाक हमलों को सहन करने के लिए एक बेवकूफ़ की तरह महसूस करता हूँ, उसने आगे बढ़ने से पहले अपना सिर हिलाते हुए कहा। 1500 कदम, 1800 कदम, 1999 कदम।
आखिरकार प्राइमोर्डियल शैडो एनर्जी का इस्तेमाल करने के 1 घंटे बाद इवान 2000वें कदम पर पहुंच गया। पिछले कदम से एक लाल प्रकाश की किरण निकली और इवान के शरीर में प्रवेश कर गई। आपने यग्राई जाति के रक्त का एक छोटा सा हिस्सा सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया है। आपके डूम ब्रिंगर ब्लडलाइन का वर्तमान जागृति स्तर 9.64%। मैंने सोचा था कि जागृति स्तर हर 1000 कदम पर 5% बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि यह वृद्धि उस रक्तरेखा की शक्ति पर निर्भर करती है जिसे मैं प्रत्येक कदम से अवशोषित करता हूं। रक्तरेखा जितनी मजबूत होगी, जागृति स्तर उतना ही अधिक होगा, इवान ने सोच समझकर बड़बड़ाया, नीचे के कदम को देखते हुए जैसे कि वह दूधिया सफेद रोशनी से चमकने लगा। कम से कम मैं अभी भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बहाल कर सकता हूं और प्रत्येक 1000वें कदम के साथ अपनी आत्मा को परिष्कृत कर सकता हूं। इवान ने कुछ क्षण प्रतीक्षा की जब तक कि 2000वें कदम से दूधिया सफेद रोशनी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो गई और उसकी आध्यात्मिक शक्ति अपने चरम पर वापस आ गई। चलो जारी रखें। एक और कदम आगे बढ़ाते हुए इवान ने अपनी चढ़ाई फिर से शुरू की। प्राइमोर्डियल शैडो एनर्जी की सहायता और प्रत्येक 1000वें कदम से आत्मा के शोधन के साथ वह केवल 10 घंटों में 9000 से अधिक कदम चढ़ने में सफल रहा और 10,000वें कदम के और करीब पहुंच गया और रक्त आत्मसात के पहले स्तर की शुरुआत की। अध्याय 1234 रक्त आत्मसात का पहला स्तर भाग 2। इवान 9857वीं सीढ़ी पर खड़ा था, उसकी आंखें बंद थीं और उसके माथे के ऊपर से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। लगभग 3 मिनट तक स्थिर खड़े रहने के बाद उसने आखिरकार उस आत्मा के टुकड़े को नष्ट कर दिया जो उसके दिमाग पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा था। NO12BJAN.C हालांकि आत्मा के टुकड़े को नष्ट करने के बाद भी उसने अपनी आंखें नहीं खोलीं। उसका दिमाग पूरी तरह से सफ़ेद ऊर्जा के छोटे छोटे झोंकों पर केंद्रित था जो धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर विघटित हो रहे थे। छोटे छोटे सफ़ेद झोंके उस आत्मा के टुकड़े के नष्ट हुए अवशेष थे जिन्हें उसने अभी अभी कुचला था। क्योंकि टुकड़ा नष्ट हो चुका था, अलग अलग हिस्से खुद को बनाए नहीं रख सकते थे और अब गायब हो रहे थे। इवान का दिमाग पूरी गति से चल रहा था और उसके भीतर की आदिम छाया ऊर्जा हिंसक रूप से मंथन कर रही थी जैसे कि वह परिवर्तन के कगार पर हो। अचानक एक अदृश्य शक्ति द्वारा निर्देशित उसने अवचेतन रूप से अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया, इसे धीरे धीरे गायब हो रहे आत्मा के टुकड़े के सफ़ेद झोंकों के चारों ओर लपेटा और उन्हें अपने मूल की ओर खींचा। जिस क्षण सफ़ेद झोंके उसके मूल में पहुंचे, एक सफ़ेद ऊर्जा जो आत्मा के टुकड़े के झोंकों के समान दिखती थी लेकिन सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली थी, उसके मूल से निकली और उनके साथ विलीन हो गई। जिस क्षण सफ़ेद ऊर्जा और आत्मा के झोंके एक साथ मिले, इवान के दिमाग में आत्मा से संबंधित अंतर्दृष्टि की बाढ़ आ गई। वह बिना हिले डुले खड़ा रहा, अपने भीतर अभी अभी फूटी हुई अंतर्दृष्टि की विशाल संख्या को संसाधित कर रहा था। लगभग 2 घंटे बाद इवान ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं और हल्की सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर उत्साह का भाव दिखाई दिया। लगभग 9000 आत्मा के टुकड़ों को देखने के बाद मैं आखिरकार शुरुआती बिंदु पर पहुंच गया हूं, उसने एक नर्म आवाज में कहा। उसकी आंखें उस अधिसूचना पर टिकी हुई थीं जो अभी अभी उसके सामने आई थी। आपने आत्मा की अवधारणा में अंतर्दृष्टि प्राप्त की है। आत्मा की वैचारिक ऊर्जा की वर्तमान समझ 0.1%। इवान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना ध्यान अपने मूल के भीतर आदिम छाया ऊर्जा की ओर मोड़ दिया। पहले वह जानता था कि उसकी छाया ऊर्जा के भीतर विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं मिश्रित थीं, लेकिन वह उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस करने में असमर्थ था। अब आत्मा की वैचारिक ऊर्जा के लिए प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने के बाद वह अपनी छाया ऊर्जा के भीतर इसकी उपस्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। अनास्तासिया ने मुझे बताया कि अगर मैं अपने मूल के साथ आदिम छाया क्षेत्र को एकीकृत करना चाहता हूं, तो मुझे अपने मूल की रैंक बढ़ानी होगी। उसे यकीन नहीं था कि एकीकरण के लिए मुझे कौन सी रैंक हासिल करनी होगी क्योंकि आदिम छाया क्षेत्र का स्तर बहुत ही असाधारण रूप से उच्च है, उसने धीमी आवाज में कहा। उसका ध्यान अपने आदिम सम्राट कोर और आदिम छाया क्षेत्र के बीच के संबंध की ओर गया। मुझे पूरी तरह से समझ में नहीं आता कि क्यों, उसने आगे कहा, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं कि जिस क्षण मैंने आत्मा की वैचारिक ऊर्जा के मार्ग पर चलना शुरू किया, छाया क्षेत्र से मेरा संबंध मजबूत हुआ और भविष्य में मैं इसे अपने मूल के साथ और अधिक आसानी से एकीकृत कर पाऊंगा। इवान ने कुछ सेकंड के लिए सोचा और उसके दिमाग में एक और संभावना उभरी। शायद अगर मैं आदिम छाया ऊर्जा के भीतर मिश्रित अन्य ऊर्जाओं को समझ सकता हूं, तो छाया क्षेत्र को एकीकृत करने की आवश्यकताएं बहुत कम हो जाएंगी और मैं रैंक 4 तक पहुंचने के बाद इसे एकीकृत कर पाऊंगा। इवान का दिमाग अलग अलग विचारों से भरा हुआ था और उसे विश्वास था कि वह इसे पूरा कर सकता है। उसने पहले ही आत्मा की वैचारिक ऊर्जा को समझना शुरू कर दिया था। छाया ऊर्जा के भीतर मिश्रित अन्य ऊर्जाएं जीवन की वैचारिक ऊर्जा और मृत्यु की वैचारिक ऊर्जा थीं। मृत्यु की वैचारिक ऊर्जा के लिए इवान को कोई संदेह नहीं था कि अगर वह कुछ समय के लिए शांत हो जाए, तो वह बिना किसी परेशानी के इसके एक हिस्से को समझ सकता है। उसका आत्मविश्वास इसलिए बढ़ा क्योंकि उथेरिक ने उसे श्राप देने के लिए अज़रागोथ दुनिया में नस्लीय हथियार का इस्तेमाल किया था।
श्राप का विरोध करने के बाद अपने शीर्षक द क्रिएटर ऑफ द प्रिमोडियल शैडो रियल्म के कारण, जिसने उसे मूल स्तर से नीचे के सभी श्रापों से प्रतिरक्षित कर दिया और मूल स्तर के श्रापों के प्रभावों को 50% तक कम कर दिया, उसने मृत्यु की वैचारिक ऊर्जा के बारे में कई अंतर्दृष्टि प्राप्त की थी। अध्याय 1128। हालांकि उसे जिन चीज़ों से निपटना था उनकी वजह से वह उन अंतर्दृष्टियों को ठीक से पचा नहीं पाया था। आत्मा की वैचारिक ऊर्जा और मृत्यु की वैचारिक ऊर्जा कोई बड़ी समस्या नहीं है, इवान ने संकुचित आंखों से कहा। उसके विचार जीवन की वैचारिक ऊर्जा की ओर मुड़ गए। मुझे नहीं पता कि जीवन की वैचारिक ऊर्जा तक कैसे पहुंचा जाए, लेकिन उसने जीवन के पेड़ के प्रेत के बारे में सोचा जिसे एलिसिया ने बुलाया था, और उसकी आंखें चमक उठीं। शायद मैं जीवन के पेड़ का उपयोग शुरू करने के लिए कर सकता हूं। इवान ने अपने भीतर की आदिम छाया ऊर्जा को एक बार फिर देखा और एक विचार के साथ इसने एक बार फिर उसकी आत्मा को ढंक लिया। हालांकि पहले की तुलना में कोई भी व्यक्ति बारीकी से देख सकता था कि काली काली ऊर्जा के भीतर सफेद ऊर्जा के छोटे छोटे टुकड़े विशेष रूप से उसकी आत्मा से चिपके हुए थे, जैसे कि उसे बचाने की कोशिश कर रहे हों। अब जब मुझे आत्मा की वैचारिक ऊर्जा की थोड़ी बहुत समझ हो गई है, तो मैं आत्मा के टुकड़ों के हमलों को कहीं अधिक आसानी से संभाल पाऊंगा। बिना किसी देरी के इवान ने अपना पैर उठाया और एक कदम आगे बढ़ाया। 9858वीं सीढ़ी पर कदम रखा। जैसे ही उसने सीढ़ी पर कदम रखा, एक शक्तिशाली आत्मा के टुकड़े ने उसके दिमाग पर आक्रमण कर दिया। हालांकि आत्मा के टुकड़े के हमला करने से पहले ही स्विश, उसकी आत्मा के चारों ओर मौजूद छोटे छोटे सफेद झोंकों ने तुरंत प्रतिक्रिया की और उसकी आध्यात्मिक शक्ति के साथ उन्होंने आत्मा के टुकड़े पर जवाबी हमला किया। आर्घा, इवान के सिर में एक दयनीय चीख गूंजी क्योंकि आत्मा का टुकड़ा तुरंत नष्ट हो गया था। आपने वल्कन रेस के खून के एक छोटे से हिस्से को सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया है। इवान ने अपने सामने की अधिसूचना को देखा और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई और सीढ़ियों पर चढ़ने की उसकी गति काफी बढ़ गई। आत्मा की वैचारिक ऊर्जा को समझने के 3 मिनट से भी कम समय में इवान 9999वें चरण पर पहुंच गया और अब 10,000वें चरण से सिर्फ एक कदम दूर था। बस 2 और चरण और मैं रक्त आत्मसात के पहले स्तर को आरंभ करने में सक्षम हो जाऊंगा। उसने अपने चेहरे पर प्रत्याशा के भाव के साथ बड़बड़ाया और अपना पैर उठाया, अंततः 10,000वें चरण पर कदम रखा। अध्याय 1235 बैलेस विवक भाग 1। 10,000वें चरण पर इवान पर हमला करने वाले आत्मा के टुकड़े की शक्ति 9,999वें चरण पर उसके सामने आए टुकड़े से कहीं ज्यादा थी। हालांकि आत्मा की वैचारिक ऊर्जा की सुरक्षा के कारण वह अभी भी बिना किसी कठिनाई के इसे संभालने में सक्षम था। जैसे जैसे वह आत्मा के टुकड़ों को नष्ट करता रहा और उनके विघटित सार का अध्ययन करता रहा, आत्मा की वैचारिक ऊर्जा के बारे में उसकी समझ लगातार बढ़ती गई। आत्मा की संकल्पनात्मक ऊर्जा की वर्तमान समझ 0.2%। इवान ने गहरी सांस ली और पीछे देखा। 9,999वीं सीढ़ी पर एक ज्वलंत लाल रोशनी चमक रही थी। स्विश, अचानक चमकती हुई सीढ़ी से एक चमकदार लाल रोशनी की किरण निकली और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। आपने जारी थ्रेस के रक्त का एक छोटा सा हिस्सा सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया है। आपके विनाशक वंश का वर्तमान जागृति स्तर 29.13%। इवान ने अपने सामने प्रदर्शित सूचनाओं को देखा और धीरे से आह भरी। अभी आधा भी नहीं हुआ है, उसने खुद से कहा। अपनी वंश की जागृति के स्तर को देखते हुए उसे निराशा का एहसास हुआ। फिर भी उसने जल्दी से विचार को एक तरफ धकेल दिया। उसका ध्यान 10,000 पहले चरण पर चला गया। बस एक और कदम और मैं 10,000 रक्त रेखाएं एकत्र कर लूंगा और रक्त आत्मसात के पहले स्तर की शुरुआत कर सकता हूं, उसने उत्सुक भाव से कहा। 10,000वें कदम से निकलने वाली दूधिया सफेद ऊर्जा को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से भरने और पोषण देने के लिए कुछ क्षण के लिए रुका। जैसे ही सुखदायक दूधिया सफेद ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हुई, इवान ने इसे ध्यान से देखा। सीढ़ियां चढ़ते समय आत्मा के टुकड़ों के अलावा वह इस ऊर्जा को भी देख रहा था। इतने लंबे समय तक इसे देखने के बाद उसने देखा कि यह ऊर्जा आत्मा की वैचारिक ऊर्जा के साथ समानताएं साझा करती है जो उसकी आदिम छाया ऊर्जा के भीतर मिश्रित है। हालांकि दूधिया सफेद ऊर्जा उसकी आत्मा की वैचारिक ऊर्जा से कहीं कमजोर लग रही थी, जैसे कि किसी ने इसे बहुत ज्यादा पतला कर दिया हो। इसके बावजूद इवान को आत्मा की वैचारिक ऊर्जा से इसके संबंध के बारे में यकीन था। चूंकि यह कुछ हद तक आत्मा की वैचारिक ऊर्जा के समान है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यह न केवल मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा को भर सकता है बल्कि मेरी आत्मा को भी पोषण दे सकता है, इवान ने टिप्पणी की। उसकी आवाज विस्मय से भरी हुई थी क्योंकि उसने ऊर्जा का बारीकी से अध्ययन किया था। अगर मैं आत्मा की वैचारिक ऊर्जा की अपनी समझ को गहरा कर सकता हूं, तो मैं इस प्रभाव को दोहराने में सक्षम हो जाऊंगा। जैसे ही इवान ने दूधिया सफेद ऊर्जा का विश्लेषण करना जारी रखा, स्पष्टता की एक चमक उसकी निगाह से गुजरी और उसके कुछ पहले के संदेह दूर होने लगे। नई समझ ने उनकी जगह ले ली। दूधिया सफेद ऊर्जा का प्रवाह पूरी तरह से बंद होने से पहले कई मिनट बीत गए। आत्मा की वैचारिक ऊर्जा की वर्तमान समझ 0.4%।
कोई आश्चर्य नहीं कि उस आदमी ने दावा किया कि रक्त वंशानुक्रम कदम आत्मा को शांत करने के लिए दुर्लभ खजाने हैं। इवान ने बड़बड़ाया, उसकी आवाज़ उत्साह से भरी हुई थी और वह अपने अच्छे भाग्य पर लगभग जोर से हंस पड़ा। अगर उसने पहले शीर्ष पर पहुंचने की अपनी क्षमता के बारे में कोई अनिश्चितता रखी थी पहाड़ के बारे में, अब वह संदेह मिट चुका था और उसे यकीन था कि वह सभी सीढ़ियां चढ़ सकता है। अपने भीतर बह रहे उत्साह के उफान को दबाते हुए इवान ने अपनी अभिव्यक्ति को शांत तटस्थता में वापस आने दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना ध्यान अगले कदम पर लगाया और अपना पैर उठाया, आगे बढ़ा। चलो देखते हैं कि यह रक्त आत्मसात क्या है। जिस क्षण उसका पैर 10,000 पहले कदम पर पड़ा, एक बेहद शक्तिशाली आत्मा का टुकड़ा जो उसने पहले कभी सामना नहीं किया था उसके दिमाग पर आक्रमण किया और एक भयंकर हमला किया। आत्मा की वैचारिक ऊर्जा के बारे में अपनी बढ़ती समझ के साथ भी इवान ने अपनी आत्मा में एक हल्का कंपन महसूस किया, जिससे वह भौचक्का हो गया। हमले की अत्यधिक तीव्रता के बावजूद इवान ने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति जुटाई और कुछ ही सेकंड में उसने आत्मा के टुकड़े को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके बाद वह पीछे देखने के लिए मुड़ा। उसने देखा कि 10,000वीं सीढ़ी तीव्र लाल रोशनी से चमक रही थी। स्विश! सीढ़ी से लाल रंग की रोशनी की एक किरण निकली और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। रक्त रेखा संख्या 10,000। इवान ने धीरे से बड़बड़ाया, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए कि उसका शरीर रक्त रेखा को अवशोषित कर ले। आपने विशाल जाति के रक्त का एक छोटा सा हिस्सा सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया है। जिस क्षण अधिसूचना उसकी आंखों के सामने आई, इवान ने अंदर से एक तीव्र गर्मी का विकिरण महसूस किया। उसका खून पिघले हुए मैग्मा की तरह उछला और उसके शरीर का तापमान आसमान छूने लगा। गड़गड़ाहट! इवान के शरीर में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंज उठी क्योंकि उसका दिल युद्ध के ड्रम की तरह धड़कने लगा, उसके खून को अविश्वसनीय गति से प्रसारित कर रहा था। आपके शरीर में 10,000 अलग अलग रक्त रेखाओं के निशान पाए गए। अब आप रक्त आत्मसात के पहले स्तर को सक्रिय कर सकते हैं। क्या आप रक्त आत्मसात के पहले स्तर को सक्रिय करना चाहते हैं? हाँ, नहीं। इवान ने एक पल के लिए नोटिफिकेशन को अनदेखा कर दिया, इसके बजाय अपनी शारीरिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी त्वचा धीरे धीरे गहरे लाल रंग की हो रही थी और उसके शरीर का तापमान पहले ही 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो चुका था। एक साधारण व्यक्ति के लिए ऐसी अत्यधिक गर्मी घातक होती, जो उसके शरीर को अंदर से जला देती। लेकिन इवान के लिए ये तीव्र गर्मी गर्म पानी के झरने में आराम से नहाने से ज्यादा कुछ नहीं थी। क्या अजीब सी अनुभूति है, इवान ने खुद से कहा, फिर अपना ध्यान वापस नोटिफिकेशन पर केंद्रित किया। क्या आप रक्त आत्मसात के पहले स्तर को सक्रिय करना चाहते हैं? हाँ, नहीं। सभी नोटिफिकेशन की समीक्षा करने के बाद इवान की नज़र अंतिम नोटिफिकेशन पर टिकी रही और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने हाँ का चयन किया। जिस क्षण उसने अपनी पसंद की पुष्टि की, उसके शरीर के भीतर रक्त का संचार अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गया। धमाका! अचानक उसके शरीर से अनगिनत आभाएं फूट पड़ीं, जो उसके सिर के ऊपर हजारों छोटे प्रेत में बदल गईं। प्रत्येक प्रेत का एक अनूठा रूप और अलग अलग रूप था। इवान ने संकुचित आंखों से प्रेत को देखा, उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां उन पर छा गईं और उसने ठीक 10,000 प्रेत गिने। क्या ये उन 10,000 जातियों के लोगों के प्रेत हैं जिनका खून मैंने पिया है? इवान ने आश्चर्य से भरी आवाज में बुदबुदाया। इससे पहले कि वह आगे विश्लेषण कर पाता, प्रेत हिंसक रूप से कांपने लगे और अगले ही पल वे अनगिनत टुकड़ों में बिखर गए। इवान के शरीर से एक रक्त लाल आभा फूटी, जो टूटे हुए टुकड़ों को ढांकती हुई उन्हें अंदर की ओर खींचती चली गई। एक बार अंदर जाने पर टुकड़े एक के बाद एक उसके खून के साथ सहजता से जुड़ गए। जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ी, इवान को लगा कि उसके शरीर में गहरा परिवर्तन हो रहा है। हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी आभा तेजी से मजबूत होती गई। ओरिजिन यूनिवर्स और आपकी जाति एल्थारॉन के बीच समन्वय दर में 1% की वृद्धि हुई है। ओरिजिन यूनिवर्स और आपकी जाति एल्थारॉन के बीच समन्वय दर में 1% की वृद्धि हुई है। ओरिजिन यूनिवर्स और आपकी जाति एल्थारॉन के बीच समन्वय दर में 1% की वृद्धि हुई है। जैसे जैसे समन्वय दर लगातार बढ़ती गई, उसकी आंखों के सामने सूचनाएं चमकती रहीं। कुछ सेकंड के भीतर ये पूरे 5% तक बढ़ गई। जैसे जैसे समन्वय दर बढ़ती गई, इवान को लगा कि उसकी आभा मौलिक रूप से बदल रही है। यहाँ तक कि उसका शीर्षक, झूठा पूर्वज, खुद को परिष्कृत करता हुआ पूर्णता के करीब होता हुआ प्रतीत हुआ। इवान को अपने ऊपर मंडरा रहे प्रेत के सभी टूटे हुए टुकड़ों को पूरी तरह से अवशोषित करने में लगभग 3 घंटे लगे। जिस क्षण अंतिम टुकड़ा उसके साथ विलीन हुआ, उसके रक्त से काले और सुनहरे प्रकाश का एक शानदार विस्फोट हुआ, जिससे एक भयानक आभा निकली जिसने पूरे रक्त कालकोठरी को घेर लिया। रक्त आत्मसात का पहला स्तर पूरा हो गया है। 10,000 अलग अलग जातियों के रक्त को आत्मसात करने के कारण आपने निषिद्ध कौशल बैलेस वीवर को अनलॉक कर लिया है। अध्याय 1236 बैलेस वीवर भाग 2। इवान के रक्त से फूटने वाली काली और सुनहरी आभा में 2 ऐसी शक्तियां समाहित थीं जो प्रकृति में पूरी तरह से विपरीत थीं। काली आभा मृत्यु के शुद्ध सार को प्रकट कर रही थी, जबकि सुनहरी आभा जीवन की जीवंत शक्ति को विकीर्ण कर रही थी।
इन दो विरोधी शक्तियों के अचानक विस्फोट ने इवान के शरीर के भीतर असंतुलन पैदा कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसके हर हिस्से में असहनीय दर्द हुआ, यहाँ तक कि उसकी आत्मा में भी। हालांकि इन परस्पर विरोधी ऊर्जाओं के कारण होने वाला असंतुलन अल्पकालिक था और उसके रक्त के प्रभाव में दोनों शक्तियां एक दूसरे में विलीन होने लगीं, एक पूर्ण संतुलन में सामंजस्य स्थापित करते हुए। जैसे जैसे वह दर्द महसूस कर रहा था, धीरे धीरे कम होता गया, जिससे इवान विचलित हो गया, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसे जैसे वह दर्द महसूस कर रहा था, वह कम होता गया। इवान ने कुछ असाधारण देखा। उसका खून, जो कभी चटक लाल था, एक क्रांतिकारी परिवर्तन से गुजरा था। अब ये सुनहरे काले रंग से चमक रहा था और इसका घनत्व इतना बढ़ गया था कि यह एक गाढ़े पारे जैसे तरल जैसा लग रहा था। उत्सुकतावश उसने अपने शरीर का विस्तार से निरीक्षण करने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को सक्रिय किया और आश्चर्य से उसकी सांस अटक गई। 11 विशेषताएं, जैसे कि मेरे नुकीले कान, चेहरा और अन्य चीजें, अधिक स्पष्ट हो गई हैं, और मेरे चारों ओर लगातार रहने वाली राक्षसी आभा पहले की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक शक्तिशाली है, उसने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि वह अपने रूप की सावधानीपूर्वक जांच कर रहा था। परिवर्तन उसकी शारीरिकता तक ही सीमित नहीं थे, क्योंकि इवान को जल्द ही एहसास हुआ कि उसकी संवेदी धारणा भी बहुत बढ़ गई थी, खासकर जब जीवन और मृत्यु की अवधारणाओं का पता लगाने की बात आई। ब्लडलाइन इनहेरिटेंस स्टेप्स की चढ़ाई के दौरान इवान ने आत्मा की वैचारिक ऊर्जा के साथ साथ जीवन और मृत्यु की वैचारिक ऊर्जाओं को समझने का प्रयास किया था। क्योंकि ये दोनों ऊर्जाएं उसकी आदिम छाया ऊर्जा के भीतर मिश्रित थीं, इसलिए उन्हें समझने में उसकी प्रगति धीमी नहीं थी, लेकिन यह विशेष रूप से बाहर भी नहीं थी। अब, हालांकि रक्त आत्मसात के पहले स्तर द्वारा लाए गए परिवर्तन के बाद, इवान महसूस कर सकता था कि जब इन दो अवधारणाओं की बात आती है, तो उसकी संवेदी धारणा अधिक संवेदनशील हो गई है। मैं अब जीवन और मृत्यु की अवधारणाओं को और अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकता हूँ। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि मेरी रक्तरेखा स्वाभाविक रूप से इन दो अवधारणाओं से जुड़ी हुई है? इवान ने जोर से सोचा, उसके विचार तेजी से दौड़ रहे थे क्योंकि वह पहले प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा कर रहा था। मेरी जाति एल्थारॉन और मूल ब्रह्मांड के बीच समन्वय दर 5% बढ़ गई है। रक्तकाल कोठरी में प्रवेश करने से पहले इवान ने भारी आदमी को मार डाला था, और उस समय मूल ब्रह्मांड के साथ उसका समन्वय दर पूरे 10% बढ़ गया था। हाल ही में 5% की वृद्धि के साथ उसका वर्तमान समन्वय दर अब प्रभावशाली 78% तक पहुंच गया था। बस 22% और जाना है। एक बार जब समन्वयन दर 100% हो जाती है, तो मेरा झूठा प्रोजेनिटर शीर्षक सच्चे प्रोजेनिटर में विकसित हो जाएगा, इवान ने बड़बड़ाया। उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही थीं। अज़रागोथ दुनिया में निथोर और अन्य एल्ड्रिच प्राणियों के साथ अपनी बातचीत से उसने सीखा था कि मूल ब्रह्मांड में शक्ति के शिखर पर प्राइमोडियल्स और प्रोजेनिटर्स का कब्जा है। इवान के पास पहले से ही प्राइमोडियल मोनार्क कोर था, जो उसे प्राइमोडियल के स्तर तक चढ़ने की क्षमता प्रदान करता था। लेकिन क्या होगा अगर, इसके अलावा, उसने प्रोजेनिटर की उपाधि भी अर्जित की? मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि अगर मैं प्रोजेनिटर शीर्षक को अपने प्राइमोडियल मोनार्क कोर के साथ मिलाता हूं तो मेरी शक्तियां कितनी टूट जाएंगी, उसने बड़बड़ाया। उसका दिमाग संभावनाओं से दौड़ रहा था क्योंकि उसकी नज़र आखिरी अधिसूचना पर पड़ी। रक्त आत्मसात का पहला स्तर पूरा हो गया है। क्योंकि आपने 10,000 अलग अलग लोगों के रक्त को आत्मसात कर लिया है रेस, आपको निषिद्ध कौशल प्राप्त हुआ है, बेलेस वीवर। इवान का शरीर अकड़ गया और उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने अधिसूचना को फिर से पढ़ा। एक निषिद्ध कौशल, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज़ अविश्वास से कांप रही थी। उसने जल्दी से कौशल पर ध्यान केंद्रित किया और उसके विवरण उसके सामने साकार हो गए। बेलेस वीवर निषिद्ध स्तर कौशल, जीवन के लिए मृत्यु और इसके विपरीत व्यापार करके उपयोगकर्ता समान माप में उपचार या नुकसान कर सकता है। उदाहरण के लिए, उपयोगकर्ता एक गिरे हुए सहयोगी को पुनर्जीवित कर सकता है, लेकिन केवल पास के किसी अन्य प्राणी के जीवन का दावा करके। इस कौशल का उपयोग उन व्यक्तियों पर नहीं किया जा सकता है जिनका स्तर उपयोगकर्ता से अधिक है। हालांकि बेलेस वीवर का उपयोग करके पुनर्जीवित होने वाले लोग डूमब्रिंगर ब्लडलाइन के अभिशाप से प्रभावित होंगे, जो उनके भाग्य को सबसे निचले बिंदु तक कम कर देता है और उन्हें दैनिक जीवन धमकी देने वाली घटनाओं के अधीन करता है। यदि पुनर्जीवित व्यक्ति मर जाता है, तो आप उसे फिर से पुनर्जीवित करने के लिए बेलेस वीवर का उपयोग नहीं कर सकते। जीवन और मृत्यु के संतुलन में व्यवधान के कारण किसी को स्थायी रूप से पुनर्जीवित करने के लिए इस कौशल का उपयोग करने से उपयोगकर्ता का भाग्य 1% कम हो जाता है। कूलडाउन, महीने में एक बार। नोट, बेलेस वीवर के अतिरिक्त प्रभाव रक्त आत्मसात के दूसरे स्तर के बाद अनलॉक होंगे। कौशल का विवरण पढ़ते ही इवान की सांस अटक गई, उसके विचार क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गए। एक ऐसा कौशल जो किसी को मरे हुए में बदले बिना वास्तव में पुनर्जीवित कर सकता है। उसने विस्मय में फुसफुसाया, अभी भी इस पर विश्वास करने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह हमेशा से जानता था कि जैसे जैसे जीवन और मृत्यु की वैचारिक ऊर्जाओं के बारे में उसकी समझ गहरी होती जाएगी, वह अंततः वास्तविक पुनरुत्थान करने में सक्षम हो जाएगा,
ठीक वैसे ही जैसे उसने प्राचीन के मकबरे में रैंक 6 गोल्डन ड्रैगन के साथ अजरागोथ को पूरा करते देखा था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि रैंक 4 कोर इवॉल्वर के स्तर तक पहुंचने से पहले ही उसके लिए ऐसी शक्ति का उपयोग करना संभव होगा। बैफोमेट जैसी संस्थाओं सहित अधिकांश शीर्ष रैंक 6 कोर इवॉल्वर के लिए पुनरुत्थान प्राप्त करना लगभग एक अप्राप्य उपलब्धि थी। फिर भी अब उसके पास एक ही कौशल का उपयोग करके ऐसा करने की क्षमता थी। हालांकि बेलिस वीवर द्वारा दिया गया पुनरुत्थान दोषों से रहित नहीं था, हालांकि यह उसके डूमब्रिंगर वंश के अभिशाप से भरा हुआ था, फिर भी यह एक स्मारकीय उपलब्धि थी। पहली बार जब मैंने अपने वंश को जगाया तो इसने मेरे सभी कौशलों को तत्काल मृत्यु प्रभाव को ट्रिगर करने का एक मामूली मौका दिया, जो मृत्यु की वैचारिक ऊर्जा से निकटता से जुड़ा हुआ था। जब ये प्राचीन के मकबरे में दूसरे चरण में आगे बढ़ा तो मुझे जीवन चोरी कौशल प्राप्त हुआ, जो जीवन की वैचारिक ऊर्जा में निहित था। और अब बेलिस वीवर, ये जीवन और मृत्यु दोनों की वैचारिक ऊर्जाओं का एक सम्मिलन है, इवान ने बड़बड़ाया। उसका स्वर चिंतनशील था क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ। जैसे ही इवान को लगा कि उसने अपने वंश के बारे में कुछ गहरा समझ लिया है, उसके पैरों के नीचे की सीढ़ी चमकने लगी और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, वह वंश विरासत की सीढ़ियों से गायब हो गया। अध्याय 1237 दो पूर्वज। 10,000 पहली सीढ़ी के ऊपर एक तेज रोशनी चमकी और इवान वहां से गायब हो गया। चकाचौंध करने वाली रोशनी की वजह से उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ीं। जब रोशनी आखिरकार कम हुई और उसे अपनी दृष्टि वापस मिली तो उसने खुद को एक अंधेरे स्थान पर खड़ा पाया। इवान ने अपने आसपास के अंधेरे स्थान को भौहें सिकोड़कर देखा। उसकी इंद्रियां तेज थीं, लेकिन उसका चेहरा उलझन में था क्योंकि उसे लग रहा था कि वह पहले भी यहां आ चुका है। जैसे ही वह सोच रहा था कि उसने ये जगह कब देखी थी, अंधेरा छाने लगा। धीरे धीरे ये थोड़ा सा चमकने लगा। हालांकि आसपास का माहौल अभी भी धुंधला था, लेकिन उसकी बढ़ी हुई दृष्टि के कारण इवान के लिए सब कुछ स्पष्ट रूप से देखना कोई समस्या नहीं थी। हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? एक आदमी की उदासीन आवाज़ इवान के कानों तक पहुंची, जो खामोशी को चीरती हुई आई। जैसे ही इवान ने आवाज़ सुनी, उसका शरीर अकड़ गया और उसने धीरे धीरे अपना सिर पीछे की ओर घुमाया। ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ न भी करें तो भी वह ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक जीवित रह सकता है। उस आदमी के कथन के बाद एक ठंडी आवाज़ आई, जो एक महिला की थी। जब इवान आखिरकार उनका सामना करने के लिए मुड़ा तो उसने अपनी आंखों के सामने एक जाना पहचाना दृश्य देखा। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में त्याग का भाव था क्योंकि उसकी नज़र 2 आकृतियों पर पड़ी जिनकी आवाज़ उसने अभी अभी सुनी थी। दोनों लोग बातचीत में व्यस्त थे। उनका ध्यान एक बच्चे पर था जिसके लंबे नुकीले कान थे और उसके चारों ओर एक राक्षसी आभा थी, जो उनके सामने ज़मीन पर लेटा हुआ था। जब इवान प्राचीन के मकबरे में था, एलोरा से मिलने से पहले वह एक लकड़ी की झोपड़ी में घुस गया था। झोपड़ी में घुसते ही उसे यह याद आ गई थी। अध्याय 901। उस लकड़ी की झोपड़ी में घुसने के बाद ही उसे पहली बार उस काली आकृति के बारे में पता चला जिसे वह रक्तकाल कोठरी में खोज रहा था। अब वही स्मृति फिर से उसके सामने घूम रही थी, उतनी ही स्पष्ट जितनी पहली बार। ये 2 लोग कौन हैं और मैं उनके चेहरे क्यों नहीं देख पा रहा हूं? इवान ने खुद से कहा, अपनी आंखें उन आकृतियों पर सिकुड़ते हुए। पिछली बार की तरह जो 2 आकृतियां बात कर रही थीं, वे धुंध के एक पतले आवरण में लिपटी हुई थीं, जो उनकी शक्ल को छिपा रही थी। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, उसकी इंद्रियां उसे धोखा दे गईं और वह उनके चेहरे नहीं देख पाया। जिन कारणों को वह नहीं समझा सका, उन्हें देखते ही इवान में क्रोध की ज्वाला भर गई। यह एक गहरा, सहज क्रोध था जो उसकी आत्मा के भीतर कहीं से उठ रहा था। ठीक वैसे ही जैसे उसने पिछली बार देखा था, दोनों आकृतियां अपनी बातचीत जारी रखती थीं, ठंडे और उदासीन तरीके से बहस करती हुई कि बच्चे को कैसे निपटाया जाए। इस बार इवान ने उनकी बातों को अनदेखा किया और इसके बजाय बच्चे के पास गया। उसके चेहरे पर नरमी छा गई और वह उसके बगल में बैठ गया। बच्चा, जैसे कि इवान की उपस्थिति को महसूस कर रहा हो, धीरे से अपना सिर घुमाया और उसकी नज़रों से मिला। शिशु की एक आंख सोने की तरह चमक रही थी, जबकि दूसरी गहरी लाल रंग की। इवान को लगा कि उसकी सांस अटक रही है। पिछली बार की तरह ही जब उसने बच्चे को देखा था, वह बच्चे के नाजुक शरीर के भीतर 2 अलग अलग ऊर्जाओं को हिंसक रूप से टकराते हुए महसूस कर सकता था। ये ऊर्जाएं बच्चे को अंदर से चीर रही थीं, हर गुजरते पल के साथ उसे मौत के करीब ला रही थीं। उस समय इवान को ऊर्जाओं की प्रकृति को पहचानने में संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन इस बार चीजें अलग थीं। रक्त आत्मसात के पहले स्तर से उसकी संवेदनशीलता बढ़ गई। उसने तुरंत संघर्ष के स्रोत को पहचान लिया। जीवन की वैचारिक ऊर्जा और मृत्यु की वैचारिक ऊर्जा। उसने धीरे से बड़बड़ाया, उसका स्वर समझ से भारी था। अपने रक्तवंश में परिवर्तन के कारण उसने इन 2 अवधारणाओं के प्रति गहरी संवेदनशीलता विकसित कर ली थी। अब उसके लिए शिशु के अंदर युद्ध छेड़ने वाली ऊर्जाओं को पहचानना आसान था। जैसा कि मैंने पहले अनुमान लगाया था, ये दोनों ऊर्जाएं डूमब्रिंगर ब्लडलाइन से उत्पन्न होती हैं। इवान ने बड़बड़ाया, उसकी नज़र बच्चे के दर्द से त्रस्त चेहरे से कभी नहीं हटी।
बेल इस वीव कौशल को जागृत करने के बाद उसने उन सभी क्षमताओं के बारे में सोचा था जो उसके रक्तवंश ने उसे प्रदान की हैं, और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसका रक्तवंश जीवन और मृत्यु की अवधारणाओं से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ था। अब जब उसने शिशु की स्थिति की जांच की तो उसका सिद्धांत पहले से कहीं अधिक निश्चित लग रहा था। ये बच्चा 1 या 2 दिन से ज्यादा पुराना नहीं हो सकता, इवान ने बच्चे के कमजोर रूप को ध्यान से देखते हुए बड़बड़ाया। अगर उसे पैदा हुए सिर्फ 1 या 2 दिन हुए हैं तो किसी के लिए उसके वंश के साथ छेड़छाड़ करना असंभव है। इसका मतलब है कि उसे अपने माता पिता से सीधे डूमब्रिंगर वंश विरासत में मिला होगा। जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में घूम रहे थे, इवान की नज़र उसके सामने 2 घूंघट वाली आकृतियों पर पड़ी। उसका चेहरा काला पड़ गया। क्या ये दोनों लोग? उसने जोर से सोचा। उसकी आवाज़ धीमी और ठंडी थी। एक गहरी सांस लेते हुए इवान ने खुद को शांत करने की कोशिश की। एक पल के बाद वह सीधा खड़ा हो गया। उसकी तीखी नज़र रहस्यमयी जोड़े पर टिकी हुई थी। चूंकि तुम पहले से ही यहाँ हो तो तुम आगे आकर मेरा सामना क्यों नहीं करते? उसने ठंडी आवाज में कहा। जैसे ही इवान के शब्द निकले, उसके बगल में जगह मुड़ गई और काली धुंध में लिपटी एक आकृति दिखाई दी जिसका रूप तरल और अपरिभाषित था। जब काली आकृति उसके बगल में दिखाई दी तो इवान ने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। उसकी आंखें अभी भी उसके सामने 2 घूंघट वाली आकृतियों पर टिकी हुई थीं। वे कौन हैं? उसने शांत स्वर में पूछा। मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही जवाब जानते हैं, काली आकृति ने धीमी आवाज में जवाब दिया। मैं उनके साथ अपने रिश्ते के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, इवान ने स्पष्ट किया। मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं उनके चेहरे क्यों नहीं देख सकता। इवान के शब्दों को सुनकर काली आकृति चुप रही, मानो अपनी प्रतिक्रिया तौल रही हो। फिर एक पल के बाद बिना कुछ कहे वह आगे बढ़ी और अपना हाथ उठाया। उसके हाथ के एक इशारे से दोनों आकृतियों को अस्पष्ट करने वाली धुंध छटने लगी। धीरे धीरे उनके रूप स्पष्ट होने लगे। इवान की सांसें गले में अटक गईं। जब वह उन्हें घूर रहा था, उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। तुम्हारे सामने वाली महिला लेसेंट्रा है, काली आकृति बोली। उसका स्वर शांत था लेकिन एक निर्विवाद वजन था। उसे राक्षसों के पूर्वज के रूप में जाना जाता है। इवान की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। उसका शरीर तनाव में आ गया जब उसने अपनी नज़र दूसरी आकृति पर घुमाई। और उसके बगल में जो आदमी है, काली आकृति ने कहा, वह माइथ्रेनोर है, कल्पित बौने का पूर्वज। अध्याय 1238। आप कौन हैं? जैसे ही दोनों लोगों को ढकने वाली धुंध पूरी तरह से गायब हो गई, इवान आखिरकार उनका असली रूप देख पाया। उसके सामने खड़ा आदमी लगभग 200 सेंटीमीटर लंबा था। उसके कंधे तक सुनहरे बाल, हरी आंखें, तीखे नुकीले कान और एक सुंदर चेहरा था जिसे केवल एक शब्द से वर्णित किया जा सकता था, बिल्कुल सही। पहले वह आदमी की आभा को महसूस नहीं कर सकता था, लेकिन अब जब उसे ढकने वाली धुंध गायब हो गई थी तो वह उससे एक मजबूत जीवन शक्ति और जीवन की आभा को विकीर्ण होते हुए महसूस कर सकता था, जैसे कि वह जीवन के पेड़ को देख रहा हो जिसका सामना उसने रक्तकाल कोठरी में प्रवेश करने से पहले किया था। दूसरी ओर महिला लगभग 300 सेंटीमीटर लंबी थी और उसके बाल काले थे। उसके सिर के दोनों ओर से 2 राक्षसी काले सींग निकले हुए थे जो एक भयानक रोशनी से चमक रहे थे। उसका कामुक शरीर जानवरों की खाल के कपड़े पहने हुए था, जैसे कि वह किसी आदिम जनजाति से निकली हो। उसके चेहरे के दाहिने हिस्से पर अजीबोगरीब पैटर्न बने हुए थे जो आदिवासी टैटू की तरह दिखते थे, और वह ठंडी अभिव्यक्ति लिए हुए थी। पुरुष की जीवन शक्ति से भरी आभा के बिल्कुल विपरीत महिला क्षय और मृत्यु की आभा बिखेर रही थी। जब इवान ने काले व्यक्ति के शब्दों को सुना जो उसे 2 लोगों की पहचान के बारे में बता रहा था, तो उसकी सांस उसके गले में अटक गई और उसकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। एल्व्स के पूर्वज और राक्षसों के पूर्वज, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज अविश्वास से भरी हुई थी जिसे स्वीकार करना अभी भी मुश्किल था। अचानक इवान ने कुछ देखा और उसकी अभिव्यक्ति एक बार फिर बदल गई। ब्लड डेंगॉन में प्रवेश करने से पहले उसने एक भारी आदमी को मार डाला था जो किसी का सार क्लोन था। उसके खिलाफ लड़ते समय इवान ने उस आदमी से निकलने वाली एक राक्षसी आभा को महसूस किया था, लेकिन ये यूटोपिया में राक्षसों से मिलने वाली सामान्य राक्षसी ऊर्जा से थोड़ा अलग था। पहले तो उसने सोचा कि वह आदमी शायद आधे दानव का सार क्लोन हो सकता है जो यह समझा सकता है कि उसकी आभा दूसरे दानवों से अलग क्यों थी। लेकिन अब जब उसने लेसेंट्रा को देखा, दानवों की पूर्वज, तो उसे लगा कि उससे भी वही आभा निकल रही है। हालांकि उसकी आभा उस भारी भरकम आदमी की आभा से कहीं ज्यादा मजबूत थी, लेकिन वह दोनों के बीच समानताओं को साफ तौर पर महसूस कर सकता था। क्या मैंने उसके बाहर जो सार क्लोन मारा था वह उसका था? उसने ठंडी आंखों से दोनों को देखते हुए धीमी आवाज में पूछा। इवान का सवाल सुनकर काली आकृति एक पल के लिए स्तब्ध लग रही थी, लेकिन उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और लेसेंट्रा की ओर इशारा किया। वह एक महिला है और तुमने बाहर जो सार क्लोन मारा था वह एक पुरुष का था, उसने एक अजीब लहजे में जवाब दिया, ये सोचकर कि इवान 2 लोगों की पहचान जानने के बाद अपना दिमाग खो बैठा है।
ये सुनकर इवान भौंचक का रह गया, लेकिन पूरी तरह से सहमत नहीं था। रैंक 3 कोर इवॉल्वर के रूप में उसके पास एसेंस क्लोन बनाने की क्षमता भी थी, हालांकि उसने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि उसका कौशल शैडो क्लोन कहीं बेहतर था। शैडो क्लोन बनाने से उसकी मूल शक्ति कमज़ोर नहीं हुई, और अगर वे नष्ट भी हो गए तो भी इसका उस पर कोई असर नहीं होगा। नतीजतन उसने कभी एसेंस क्लोन बनाने की ज़रूरत नहीं समझी। हालांकि भले ही उसने कभी एसेंस क्लोन नहीं बनाया, लेकिन वह इस प्रक्रिया को इतनी अच्छी तरह समझता था कि उसे पता था कि निर्माण के दौरान एसेंस क्लोन के लिंक को बदलना मुश्किल नहीं था। इस कारण से काली आकृति का तर्क कि वह भारी भरकम आदमी लेसेंट्रा का सार क्लोन नहीं था क्योंकि वह पुरुष था, उसे बिल्कुल बकवास लगा। जब काली आकृति ने इवान के हाव भाव देखे तो उसे लगा कि वह क्या सोच रहा है, और फिर से बोलने से पहले उसने अपना सिर हिलाया। अगर ये लेसेंट्रा का सार क्लोन होता, एक प्रोजेनिटर, तो क्या तुम सच में मानते हो कि तुम इसे इतनी आसानी से नष्ट कर सकते थे? इवान इस पर चुप हो गया। हालांकि उसे अपनी ताकत पर भरोसा था, लेकिन वह प्रोजेनिटर के सार क्लोन के सामने अजेय होने का दावा नहीं करेगा। आखिरकार लेसेंट्रा के विपरीत, जो शक्ति के शिखर पर खड़ा था, वह अभी भी बढ़ रहा था और उसे अभी भी अपनी सभी अव्यक्त यादों को अनलॉक करना था, ऐसी यादें जो उसे अनगिनत युगों से जीने वाले प्राचीन प्राणियों का सामना करने में मदद कर सकती थीं। जैसे ही उसे विश्वास होने लगा कि वह चीज़ों के बारे में बहुत अधिक सोच रहा है, काली आकृति ने कुछ ऐसा कहा जिससे वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। तुमने जिस सार क्लोन को नष्ट किया वह लेसेंट्रा का नहीं था। यह माइथ्रेनोर का सार क्लोन था, जो कल्पित बौने का पूर्वज है। इवान ने काली आकृति को एक अपठनीय भाव से देखा, उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। एक पल की चुप्पी के बाद उसने एक गहरी सांस ली और बमुश्किल सुनाई देने वाली आवाज में बोला, क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि क्या चल रहा है? काली आकृति एक पल के लिए चुप रही, मानो सोच रही हो कि कैसे जवाब दिया जाए। जब इवान को लगा कि यह कुछ उपयोगी कह सकता है, तो आकृति ने अपना सिर हिलाया और असहाय स्वर में उत्तर दिया, वास्तव में मुझे भी नहीं पता कि क्या चल रहा है। स्विश, एक काली सुनहरी रोशनी चमकी, और इससे पहले कि काली आकृति प्रतिक्रिया कर पाती, विनाश के हल्बर्ट की नोक उसके गले से मात्र कुछ सेंटीमीटर दूर थी। क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? इवान ने ठंडे स्वर में कहा। रुको रुको रुको, काली आकृति घबराई हुई आवाज में चिल्लाई, चमकती हुई परशु की नोक को घूरते हुए, जो अंतहीन विनाशकारी ऊर्जा का उत्सर्जन कर रही थी। इवान ने परशु वापस नहीं लिया और काली आकृति को घूरता रहा, उसके आगे बोलने का इंतजार करता रहा। मैं सच में नहीं जानता कि माइथ्रेनर के साथ क्या हुआ या उसने लेसेंट्रा के समान आभा कैसे प्राप्त की, काली आकृति ने जल्दी से कहा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, आपने बाहर जो सार क्लोन नष्ट किया था, वह निश्चित रूप से उसका था। इवान की भौहें गहरी हो गईं क्योंकि उसने काली आकृति का अध्ययन किया। उसकी आवाज़ और व्यवहार से इवान को ऐसा नहीं लगा कि वह झूठ बोल रही है, जिससे वह और भी अधिक भ्रमित हो गया। ऐसे अनगिनत सवाल थे जो वह पूछना चाहता था, जैसे कि काली आकृति इतनी निश्चित कैसे हो सकती है कि सार क्लोन माइथ्रेनर का था, वह उसे फिर से यह स्मृति क्यों दिखा रही थी, उसने उसे अज़रागोथ वर्ल्ड में क्यों भेजा था, और भी बहुत कुछ। लेकिन इन सब से पहले एक सवाल था जो वह लंबे समय से पूछना चाहता था। तुम कौन हो, और मुझे ये सब बातें बताकर तुम क्या योजना बना रहे हो? अध्याय 1239 रक्त कालकोठरी का महत्व भाग 1। आप कौन हैं, और मुझे ये सब बताकर आप क्या योजना बना रहे हैं? इवान का प्रश्न सुनकर काली आकृति ने शांत स्वर में उत्तर दिया, चूंकि आप पहले ही अज़रागोथ दुनिया में जा चुके हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जिस स्थान पर हम अभी हैं, उसे मूल ब्रह्मांड के लोग खोई हुई दुनिया कहते हैं, है ना? इवान ने काली आकृति के शब्दों पर सिर हिलाया, क्योंकि वेलगोथ ने उसे पहले इस बारे में बताया था। उसके अनुसार अज़रोथ द्वारा यूनिवर्सल ट्री को नष्ट करने के बाद मूल ब्रह्मांड बिखर गया था और इसके कुछ हिस्से शून्य द्वारा निगल लिए गए थे। पृथ्वी और अन्य स्थान, जिसमें यूटोपिया और विश्व डोमेन के माध्यम से यूटोपिया से जुड़े सभी निचले स्तर के विश्व शामिल हैं, उस समय शून्य द्वारा निगल लिए गए मूल ब्रह्मांड के टुकड़ों में से थे। इवान को नहीं पता कि यूटोपिया और अन्य निम्न स्तरीय दुनियाएं कैसे अस्तित्व में आई और शून्य द्वारा निगले जाने के बाद स्थिर हो गईं। हालांकि अगर उसे अनुमान लगाना होता तो वह कहता कि यह निश्चित रूप से विश्व डोमेन और वहां स्थित टॉवर ऑफ असेंशन से संबंधित था, क्योंकि यह सभी दुनियाओं को एक साथ जोड़ने वाली एकमात्र चीज थी। इवान को सिर हिलाते हुए देखकर काली आकृति ने आगे कहा, आप भी विश्व डोमेन में गए होंगे और टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा के संपर्क में आए होंगे, है ना? टॉवर की आत्मा के उल्लेख पर इवान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और जल्दी से चीजों को एक साथ जोड़ दिया। आपका मतलब है कि आप टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा के समान हैं? उसने गहरी आवाज में पूछा, ये याद करते हुए कि टॉवर की आत्मा ने उसे बताया था कि यह यूटोपिया की इच्छा का एक अंश मात्र है। हाँ, टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा की तरह मैं भी यूटोपिया की इच्छा का एक हिस्सा हूँ, या सटीक रूप से कहूँ तो मैं पृथ्वी की इच्छा हूँ। तुम्हारा मतलब है? इवान की आंखें एहसास में चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने हैरानी भरे भाव से काली आकृति को देखा।
हर निचले स्तर की दुनिया की अपनी इच्छा होती है जो यूटोपिया की इच्छा का एक अंश है। आप मेरे बारे में सोच सकते हैं और अन्य निचले स्तर की दुनिया की इच्छा, जैसे कि अरोड़ा दुनिया की इच्छा, निचली दुनिया को प्रबंधित करने के लिए यूटोपिया की इच्छा द्वारा बनाए गए सार्क्लोन के रूप में, काली आकृति ने समझाया। तो तुम कह रहे हो कि तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि यूटोपिया की इच्छा ने तुम्हें निर्देश दिया था, जिसमें मुझे अजरागोत दुनिया में भेजना भी शामिल है? इवान ने संदेह से पूछा। नहीं, काली आकृति ने शांति से अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। मैंने ये सभी निर्णय खुद लिए हैं, जिसमें कई एस रैंक के शिकारियों को उनके जीवनकाल की कीमत पर एस जोड़ रैंक पर चढ़ने की अनुमति देना और आपको अजरागोत दुनिया में भेजना शामिल है। इस पर इवान ने अपनी आंखें और सिकोड़ लीं, लेकिन कुछ नहीं किया और काली आकृति के विस्तार से बताने का इंतजार किया। जिस क्षण से मैं पृथ्वी की इच्छा बनी, मुझे यूटोपिया की इच्छा से केवल 2 निर्देश मिले, काली आकृति ने इवान की नज़रों से मिलते हुए कहा। सबसे पहले 1 मार्च 2020 को तुम्हें मारना, या अधिक सटीक रूप से 1 मार्च 2020 को रे को मारना और टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा को इस ग्रह पर एक विश्व चैनल खोलने की अनुमति देना ताकि तुम्हारी आत्मा इससे गुजर सके और अरोड़ा दुनिया में भेजी जा सके, जहां तुम्हारी आत्मा का एक और टुकड़ा था स्थित है। दूसरा, हर कीमत पर रक्त कालकोठरी की रक्षा करना। भले ही पूरा ग्रह नष्ट हो जाए, मुझे इसे सुरक्षित रखना होगा। इवान ये सुनकर दंग रह गया और कई चीजें जो पहले उसे समझ में नहीं आई थीं, अचानक समझ में आने लगीं। उसने जो जानकारी पढ़ी थी, उससे इवान जानता था कि उसकी मृत्यु के बाद पृथ्वी में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। वह हमेशा इस बात को लेकर उत्सुक रहता था कि उसकी मृत्यु के तुरंत बाद ऐसे परिवर्तन क्यों हुए और लोग विकसित होने लगे, लेकिन अब उसे समझ में आया, ये वर्ल्ड चैनल का परिणाम था जिसे टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा ने उसकी आत्मा को अरोड़ा वर्ल्ड में भेजने के लिए खोला था। जहां तक ब्लैक फिगर के उसे अजरागोत वर्ल्ड में भेजने या एस रैंकर्स को एस जोड़ रैंकर्स में बदलने के निर्णय का सवाल है, विल ऑफ यूटोपिया से प्राप्त दूसरे निर्देश को सुनने के बाद तर्क और भी स्पष्ट हो गया। अजरागोत वर्ल्ड में इवान को पता चला था कि वेलगोत द्वारा खोला गया वर्ल्ड पैसेज पृथ्वी से जुड़ा हुआ था। एक बार जब मार्ग स्थिर हो जाता तो अनगिनत उच्च रैंकिंग वाले एल्ड्रिच जीव पृथ्वी पर आक्रमण कर देते। वेलगोत सहित इन जीवों की जबरदस्त शक्ति के साथ पूरी पृथ्वी और ब्लड डेंगॉन नष्ट हो जाती। विल ऑफ यूटोपिया द्वारा दिए गए दूसरे निर्देश का पालन करने और ब्लड डेंगॉन की रक्षा करने के लिए ब्लैक फिगर ने पहले कुछ एस जोड़ रैंक के शिकारी बनाए थे ताकि पृथ्वी को एल्ड्रिच जीवों से बचाया जा सके जो वर्ल्ड पैसेज के माध्यम से यहां आ रहे थे, और बाद में इवान को अजरागोत वर्ल्ड में भेजा ताकि वर्ल्ड पैसेज को नष्ट कर दिया जाए और वेलगोत को मार दिया जाए ताकि वह दूसरा मार्ग न खोल सके। जहां तक इस बात का सवाल है कि जब इवान अपनी उपाधि का उपयोग करके विश्व डोमेन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था तो वह पृथ्वी पर कैसे पहुंच गया, इसका स्पष्टीकरण उसके लिए निकालना मुश्किल नहीं था। विश्व डोमेन में टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा और पृथ्वी की इच्छा दोनों ही यूटोपिया की इच्छा के अंश हैं। चूंकि पृथ्वी की इच्छा जानती थी कि रक्त कालकोठरी खतरे में है, इसलिए यूटोपिया की इच्छा भी अवश्य ही जानती होगी। जब इवान ने विश्व डोमेन में जाने के लिए अपनी उपाधि एल्डोरिया शहर का मालिक का उपयोग किया तो यूटोपिया की इच्छा ने संभवतः हस्तक्षेप किया था और उसे एल्ड्रिच प्राणियों की समस्या को हल करने के लिए पृथ्वी पर पुनर्निर्देशित किया था। हालांकि इवान अब काली आकृति को सुनने के बाद कई बातें समझ गया था, फिर भी उसके मन में कई सवाल थे, जैसे कि पृथ्वी की इच्छा उसे वही स्मृति क्यों दिखा रही थी जो उसने प्राचीन के मकबरे में लकड़ी की झोपड़ी में प्रवेश करते समय देखी थी। ये लेसेंट्रा और माइथ्रेनोर की असली पहचान क्यों प्रकट कर रही थी? 1 मार्च 2020 को उसे मारना क्यों जरूरी था? और सबसे महत्वपूर्ण बात, यूटोपिया की इच्छा रक्त कालकोठरी की रक्षा करने के लिए इतनी अधिक क्यों है? जैसे ही इवान अपनी शंकाएं व्यक्त करने वाला था, काली आकृति को कुछ याद आ गया और वह पहले बोल पड़ी। वैसे तुम्हारा वह दोस्त भी रक्त कालकोठरी के कारण ही पृथ्वी पर भेजा गया था। अध्याय 1240 वह वापस आ गया है। तुम्हें क्या चाहिए? अनास्तासिया ने ज़ाल्थोरक को देखते हुए एश्ले से पूछा, जो ड्रैगन द्वीप के टेलीपोर्टेशन हॉल के सामने एलिस्टेयर का इंतजार कर रहा था। मुझे इस जगह को यूटोपिया में स्थापित अन्य अंतरिक्ष नोड से जोड़ने के लिए यहाँ एक टेलीपोर्टेशन संरचना बनाने की ज़रूरत है। अगर तुम्हें टेलीपोर्टेशन संरचना की ज़रूरत है तो वहाँ पहले से ही एक है। अनास्तासिया ने उस टेलीपोर्टेशन संरचना की ओर इशारा किया जिसका इस्तेमाल उसने ड्रैगन द्वीप में प्रवेश करने के लिए किया था। देखो कि यह तुम्हारे लिए उपयोगी है या नहीं। एश्ले उस टेलीपोर्टेशन संरचना के पास चली गई जिसे अनास्तासिया ने इंगित किया था और थोड़ी देर तक ध्यान से इसकी जांच करने के बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इसे अंतरिक्ष नोड्स और यूटोपिया में स्थापित अन्य टेलीपोर्टेशन संरचनाओं से जोड़ने के लिए इसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। ये सुनकर अनास्तासिया ने कोई और सवाल नहीं पूछा और बस एश्ले को निर्देश दिया कि वह जल्दी से जल्दी सब कुछ पूरा कर ले ताकि वे जा सकें। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि यह जगह पूरी तरह से सुनसान है और कोई भी हमें यहाँ नहीं ढूंढ सकता? एश्ले ने पूछा, उसकी आवाज़ में उलझन थी। अगर यह सिर्फ ड्रैगन होते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनास्तासिया ने शांति से जवाब दिया।
लेकिन मैंने सुना है कि एलिस्टेयर भी यहाँ आ रहा है और उसका लक्ष्य सबसे ज्यादा संभावना है कि मैं हूँ। जब एशले ने अनास्तासिया की बात सुनी तो वह स्तब्ध रह गई और अविश्वास में पूछा, एलिस्टेयर, क्या तुम ब्लड मोनार्क के बारे में बात कर रहे हो? एशले के चौंकने वाले भाव पर अनास्तासिया ने अपनी आंखें घुमाईं और सपाट लहजे में जवाब दिया, तुम्हारी राय में उस चालाक कमीने के अलावा और कौन है जो मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाने के लिए मजबूर कर सकता है? ये सुनकर एशले ने तेजी से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन पर काम किया और ज्यादा ध्यान के साथ बदलाव किए। क्या वह तुमसे ज्यादा ताकतवर है? उसने फॉर्मेशन को एडजस्ट करते हुए पूछा। मैंने उससे कभी गंभीरता से लड़ाई नहीं की है, इसलिए मुझे उसकी सही ताकत नहीं पता, अनास्तासिया ने शांत स्वर में कहा। लेकिन अगर मुझे अनुमान लगाना होता तो मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए उसे हराना मुश्किल होगा। अनास्तासिया के आत्मविश्वास भरे जवाब पर एशले ने भौहें चढ़ाईं। तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि तुम्हारे लिए उसे हराना मुश्किल नहीं होगा? अनास्तासिया ने सवाल पर मुस्कुराकर अहंकारी लहजे में जवाब दिया, क्योंकि मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ। जब एशले ने अनास्तासिया के साहसिक बयान को सुना तो उसने फॉर्मेशन को संशोधित करने में गलती कर दी और उसे एक भावशून्य नज़र से देखा, लेकिन अनास्तासिया ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने एशले से तेजी से चलने का आग्रह किया, चेतावनी देते हुए कि एलिस्टेयर जल्द ही आ जाएगा। अगर तुम सिर्फ दिखावा करना चाहती थी तो तुम इसे पूरी तरह से बदलने के बजाय शुरू से ही ऐसा कह सकती थी। एशले ने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को समायोजित करते हुए अपनी सांसों में बुदबुदाया। वैसे अगर तुम्हें इतना यकीन है कि तुम उसे हरा सकती हो तो तुम भागने के लिए इतनी उत्सुक क्यों हो? एशले ने अचानक पूछा, फॉर्मेशन के बीच में एक स्पेस स्टोन रखते हुए। जब कोई ज़रूरत ही नहीं है तो लड़ाई क्यों? अनास्तासिया ने जवाब दिया, सबसे पहले मैं उससे लड़ने से कुछ हासिल नहीं करूंगी और सबसे ज्यादा संभावना है कि मेरी पहचान पूरी तरह से उजागर हो जाएगी। दूसरा, आगे बढ़ने से पहले वह झिझकी। ज़ाल्थोरक और ड्रोजन पहले से ही ड्रॉइड के रूप में आपकी पहचान के बारे में जानते हैं। अगर मैं यहाँ लड़ती हूँ और नुकसान पहुँचाती हूँ तो यह संभव है कि एल्वेस की तरह ड्रैगन भी आपका और दूसरे ड्राइड्स का शिकार करना शुरू कर दें और अनावश्यक समस्याओं का ढेर लगा दें। एशले ने अनास्तासिया के शब्दों पर विचार करने के लिए रुकी और फिर समझ में सिर हिलाया। आधे घंटे से भी कम समय में एशले ने फॉर्मेशन में संशोधन पूरा कर लिया और इसे स्पेस नोड्स और दूसरे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से जोड़ दिया। मैंने काम पूरा कर लिया है, उसने अनास्तासिया की ओर मुड़ते हुए कहा। हम कभी भी निकल सकते हैं। अनास्तासिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह अंत में बोलने से पहले एक पल के लिए सोच में डूबी रही। हम उस आदमी के आने के बाद निकल जाएंगे। एशले ने अनास्तासिया की बात सुनकर चौंक गई और उलझन भरी आवाज में पूछा, तुम अभी क्यों रुकना चाहती हो? क्या तुम मुझे जल्दी करने के लिए नहीं कह रही थी ताकि हम निकल सकें? मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि वह आदमी इस जगह को न पा सके, अनास्तासिया ने समझाया। अगर वह ऐसा कर पाता है तो हम यहाँ सब कुछ नष्ट कर देंगे और तुरंत चले जाएंगे। ये सुनकर एशले ने अपना ध्यान गुफा की दीवारों को ढकने वाली काली छायादार ऊर्जा की ओर लगाया। वह गुफा से बाहर निकली और गुफा को महसूस करने के लिए अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करने की कोशिश की। हालांकि दीवारों को छुपाने वाली छायादार शक्ति इतनी प्रभावी थी कि गुफा के ठीक सामने खड़े होने पर भी वह इसकी उपस्थिति का पता नहीं लगा सकी। अगर अनास्तासिया ने उसे इसे देखने की अनुमति नहीं दी होती तो उसे पता नहीं चलता कि यह वहाँ है। तुमने कहा कि यह छिपाव संरचना तुम्हारे तराजू और शरीर के अन्य अंगों का उपयोग करके बनाई गई थी। छाया तत्व पर तुम्हारे नियंत्रण को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी इस जगह को पा सकता है, एशले ने गुफा में फिर से प्रवेश करते हुए कहा। मुझे पता है, अनास्तासिया ने जवाब दिया, लेकिन बस सुरक्षित रहने के लिए हम उसका इंतजार करेंगे। मैं नहीं चाहती कि ड्रैगन इस जगह को पाएं। अगर वे ऐसा करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ड्रैगन द्वीपों का कोर इस जगह का पता नहीं लगा सकता है तो वे तुरंत समझ जाएंगे कि कोर पर मेरा कुछ हद तक नियंत्रण है। एशले ने ये सुनकर कुछ नहीं कहा और चुपचाप एलिस्टेयर के आने का इंतजार करने लगी। समय बीतता गया और करीब 1 घंटे बाद उनके सामने तैरती होलोग्राफिक स्क्रीन के माध्यम से अनास्तासिया और एशले ने ड्रैगन द्वीप के टेलीपोर्टेशन हॉल के पास हलचल देखी। ऐसा लगता है कि वह यहाँ है, अनास्तासिया ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, क्योंकि उसने ज़ाल्थोरक को टेलीपोर्टेशन हॉल में प्रवेश करते देखा। एशले ने भी स्क्रीन को ध्यान से देखा, पहली बार एलिस्टेयर को देखने के लिए उत्सुक थी। जैसे ही उसने दृश्य पर ध्यान केंद्रित किया, उसने अचानक कंपन महसूस किया और अपना संचार क्रिस्टल निकाला, ये देखते हुए कि उसे अभी अभी सिल्वेन से एक संदेश मिला था। उत्सुकता से उसने संदेश खोला और उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। ओए ड्रैगन लेडी, वह वापस आ गया है, एशले ने अनास्तासिया के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। मुझे पता है, मैं अंधी नहीं हूँ, अनास्तासिया ने जवाब दिया। उसकी नज़र होलोग्राफिक स्क्रीन पर टिकी हुई थी, ज़ाल्थोरक के साथ चल रहे एक आदमी को टेलीपोर्टेशन हॉल से निकलते हुए देख रही थी। एशले ने अपनी आंखें घुमाईं और अनास्तासिया के चेहरे के सामने संचार क्रिस्टल को धकेल दिया।
मैं उस पिशाच के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, उसने कहा। मैं कह रही हूँ कि इवान वापस आ गया है।